अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में साई वर्सेस आर और साई मॉड स्क्वायर वर्सेस आर कर्व प्लॉट किया और साई मॉड स्क्वायर वर्सेस आर कर्व को ही हम लोगों ने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व का। गौर करने वाला बात यह है कि हम लोगों ने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ा है, ना कि रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा है। ठीक है, पॉइंट यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, तो अभी तक जो आपको इंफॉर्मेशन, अभी तक जो आपको चीजें पढ़ाया गया है, उसके आधार पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताने के लिए आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ना होगा, नॉट रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूक्लियस के अराउंड हम लोग एक आर रेडियस पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप इसमें थिन सेल कंसीडर करोगे ऑफ थिकनेस dr, ऑफ थिकनेस dr थिकनेस का आप क्या करोगे, एक थिन सेल कंसीडर करोगे। dr मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेल ऑफ थिकनेस dr आप कंसीडर करोगे। ठीक है, dr थिकनेस का आप एक बहुत थिन सेल कंसीडर करोगे। तो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन at a distance r from nucleus, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है, कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमली थिन सेल ऑफ थिकनेस dr। एक इनफाइनाइटेसिमली थिन सेल हम लोग कंसीडर करेंगे जिसका थिकनेस कितना हो, dr। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस थिन सेल, वॉल्यूम ऑफ थिन सेल क्या हो जाएगा, आप कैलकुलस जानते होंगे, 4 पाई r स्क्वायर dr। हमने क्या किया, सरफेस एरिया लिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज्यूम करके कि dr जो है बहुत छोटा है। अगर dr बहुत छोटा नहीं होता तो हम ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज सरफेस एरिया वेरिएबल 4 पाई r स्क्वायर है, यहाँ पे 4 पाई r प्लस dr का स्क्वायर है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि अगर हम बहुत थिन सेल कंसीडर करें तो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है और dr थिकनेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ थिन सेल हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर dr। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है कितना होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई मॉड स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हो जाएगा साई मॉड स्क्वायर। तो अगर हम उस थिन सेल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो आप अगर वॉल्यूम का वैल्यू रखते हो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, जो कि क्या है 4 पाई r स्क्वायर dr है, दैट विल बी इक्वल टू साई मॉड स्क्वायर। और इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट साई मॉड स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर dr। तो अगर हम इन दोनों चीजों को कंसीडर करें
तो आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कर सकते हो प्रोपोर्शनल होगा साई मॉड स्क्वायर आर स्क्वायर के। 4 पाई इज ए कांस्टेंट। जो dr हमने लिया, dr की जगह बहुत थिन वैल्यू, बहुत स्मॉल वैल्यू का एक सेल, एक फाइनाइट वैल्यू का आप एक सेल कंसिडर कर लोगे तो आप समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई मॉड स्क्वायर आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको साई मॉड स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यूएशन देखना होगा आर के अगेंस्ट रेदर देन साई मॉड स्क्वायर का वैल्यूएशन आर के अगेंस्ट। ठीक है, तो हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लोग साई मॉड स्क्वायर वर्सेस आर स्क्वायर, आर को प्लॉट करेंगे जिसको कि हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ठीक है, तो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, टू फाइंड probability of finding electron around nucleus, probability of finding electron around nucleus, we have to plot, हम लोग को प्लॉट करना होगा, we have to plot psi mod square r square versus r curve, we have to plot psi mod square r square versus r curve which is called, जिसको कि हम लोग कहते हैं which is called radial probability distribution curve, radial probability distribution curve, जिसको कि हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा कर्व है जो कि आपको जानना है। एक्चुअल में 3 कर्व जानना होता है आपको क्वांटम मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें। पहला साई वर्सेस आर कर्व, ऑर्बिटल कर्व, दूसरा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, और तीसरा है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो अगर हम इस ऑर्बिटल का प्लॉट करें तो हम प्लॉट करने जा रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करने जा रहे हैं इन हाइड्रोजन आइटम। हम लोग सारा कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन आइटम में प्लॉट करने जा रहे हैं। तो अगर आप 1s का प्लॉट करो, साई 1s स्क्वायर आर स्क्वायर वर्सेस आर, तो आपको जो कर्व दिया गया था वो ऐसा था। देखिए, साई मॉड स्क्वायर का कर्व ऐसा था, y इज इक्वल टू आर स्क्वायर का कर्व ऐसा होगा। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो इन दोनों का, तो आपको जो नेचर ऑफ कर्व आएगा वो ऐसा है। दिस इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s ऑर्बिटल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक वैल्यू है पार्टिकुलर, एक वैल्यू है यहां पर r का एक पार्टिकुलर वैल्यू है न्यूक्लियस से आगे, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो रहा है, और ये वैल्यू होता है a नोट। अगर आपको याद होगा तो a नोट इज नथिंग बट इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम बोर रेडियस। और यहां पे आप एक एनालॉजी देखिए बोर मॉडल और क्वांटम मॉडल। बोर ने कहा था कि 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, a नोट पे रहेगा। क्वांटम मैकेनिक्स कह रहा है कि 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी a नोट पे सबसे ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन a नोट पे ही रहेगा, बल्कि वो हर जगह रहेगा कुछ ना कुछ। a नोट पे रहने का चांस सबसे ज्यादा है। a नोट पर 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को रहने का प्रोबेबिलिटी, फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये है। अगर हम बात करें 2s का r के वर्सेस,
अगर हम साई 2s स्क्वायर आर स्क्वायर को आर के वर्सेस प्लॉट करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से आएगा। जैसा कि दिख रहा होगा कि मैक्सिमा कहां पे है, मैक्सिमा यहां पे आर के इस वैल्यू पे मैक्सिमा है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 3s के लिए करें, साई मॉड 3 स्क्वायर आर स्क्वायर को प्लॉट करें, इसका कर्व इस तरह से आता है। तो इस तरह से आर का प्लॉटिंग जो होगा साई मॉड 3 स्क्वायर आर स्क्वायर का प्लॉटिंग होगा। इन सभी कर्व से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि 1s का ऑर्बिटल को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पे है, तो ये नो डिस्टेंस पे है। 2s को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पे है, तो इस डिस्टेंस पे है। दो मैक्सिमा है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमा की बात करें, अगर हम टोटल मैक्सिमा की बात करें तो यहां है। 3s ऑर्बिटल को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पे है, तो वहां पर है। तो इस कर्व से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व साई मॉड स्क्वायर वर्सेस इनटू आर स्क्वायर, साई मॉड स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर। कभी कभी आप इसको ऐसे भी देखो लिखा हुआ आर स्क्वायर। आर का मतलब है रेडियल पार्ट, क्योंकि हम रेडियल पार्ट को ही प्लॉट करते हैं, तो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को अगर आर स्क्वायर के से प्रोडक्ट करके अगर हम आर के वर्सेस प्लॉट करें तो हमको ये पता चलेगा कि किस डिस्टेंस ऑफ आर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि एनोड पे कैसे मैक्सिमम हो रहा है। एक सवाल जो पूछा जाता है, सर ऐसा सवाल देखोगे, एक अच्छा सवाल है, एडवांस लेवल का सवाल है और बहुत बेसिक है, मैथ के स्टूडेंट के बहुत बेसिक सवाल होगा ये। बायोलॉजी वालों के लिए सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैथ वालों के लिए मान लिया आपसे पूछा जाता है कि फॉर हाइड्रोजन एटम साइन 1s इज इक्वल टू दिया हुआ है k e to the power minus r by a naught. Find the distance, find the value of r at which probability of finding electron is maximum. Probability of finding electron is maximum. जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो हो मैक्सिमम। ठीक है, कि हाइड्रोजन एटम के लिए आपको दिया हुआ है कि साइन 1s इक्वल टू है k e to the power minus r by a naught। आपको r का हुआ वैल्यू निकालना है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कि प्रोपोर्शनल होता है साई मॉड स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको P लिखते हो, P इज प्रोपोर्शनल टू है साई मॉड स्क्वायर मतलब k स्क्वायर e to the power minus 2r by a naught into r स्क्वायर। अगर आप इसको लिखोगे P इज इक्वल टू ck स्क्वायर e to the power minus 2r by a naught into r स्क्वायर। ठीक है, c के स्क्वायर एक कांस्टेंट है, c के स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। तो फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, हम p को ही प्रोबेबिलिटी लिखें, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी p dp by dr will be equal to 0। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशियल 0 आना चाहिए, सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव। पहले हम फर्स्ट डिफरेंशियल चेक कर लेते हैं। दैट विल इक्वल टू c के स्क्वायर, डिफरेंशियल करोगे आप तो आएगा 2r इंटू e to the power minus 2r by a naught। प्रोडक्ट का डिफरेंशियल कर रहे हैं प्लस, अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो आएगा r स्क्वायर माइनस 2 by a naught और e to the power minus 2r by a naught, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम e to the power minus 2r by a naught को 0 कर दें, मतलब बाहर ले लें, e to the power minus 2r by a naught को बाहर ले लें विद r के साथ या 2r के साथ हम बाहर ले लेते हैं, तो आप देख सकते हो यहां पे आएगा 1 और माइनस यहां पे आ जाएगा r बाई a naught इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को करोगे तो ये 0 होने से रहा, कांस्टेंट टर्म 0 होने से रहा, एक्सपोनेंशियल टर्म भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब आइदर r इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस r बाई a naught इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस।
तो यहां पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा नहीं, इसका मतलब R इज इक्वल टू ए नोट, यहीं पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने आपको कर्व में भी बताया था कि जो R का वैल्यू होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है वो ए नोट के बराबर है, ठीक है। R का वैल्यू जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा वो ए नोट के बराबर है, बोर रेडियस के बराबर है। बोर मॉडल और क्वांटम मॉडल में यही अंतर आया। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ए नोट पे होगा, क्वांटम मॉडल कह रहा है इलेक्ट्रॉन हर जगह होगा, ए नोट पे रहने का प्रोबेबिलिटी उसका सबसे ज्यादा होगा। तो क्लासिकल फिजिक्स में आप डिफरेंट टर्म में बात करते हो कि ये होगा, क्वांटम फिजिक्स में आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करते हो, चांस के टर्म में बात करते हो कि इतना प्रोबेबिलिटी होगा, इतना चांस होगा उस पार्टिकुलर इवेंट को होने का, उसको होने का, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर साई दिया है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। मिनिमा पे 0 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमा पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अगर आपको 2s 3s दिया है तो एक से ज्यादा वैल्यू आएगा जहां पे R का वैल्यू मतलब R का वैल्यू आएगा जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आएगा। इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, जैसा कि कर्व में दिख रहा होगा, 2s के लिए हमने जो प्लॉट किया था तो आपको कर्व में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये एक मैक्सिमा का वैल्यू आएगा, यहाँ पे एक मैक्सिमा का वैल्यू आएगा। तो R का वैल्यू अगर आप ज्यादा रखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने अलग अलग कर्व पढ़ लिया है, लगभग हम लोग क्वांटम जो मॉडल हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं, इतना ही सारा कुछ पढ़ना है। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे ऑफ अलग डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अगर हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करें, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल, हम इन तीनों को प्लॉट कर रहे हैं और इससे कुछ कंक्लूजन, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफाइन करेंगे। और ये लास्ट पॉइंट होगा आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका, ठीक है। अगले क्लास से हम लोग फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या डिफरेंस होगा ये पढ़ेंगे, जो बहुत कम, बहुत छोटा पार्ट है, 15-20 मिनट में हो जाएगा। एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पोर्शन होगा। खैर, क्वांटम मॉडल का ये सबसे लास्ट पोर्शन है। देखिए, अगर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट करें R, और इधर हम प्लॉट लिखे हुए हैं R स्क्वायर R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब है, कैपिटल R का मतलब है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, R का मतलब है डिस्टेंस एट विच आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो आपका 3s का जो पिक्चर आएगा, 3s का जो पिक्चर आएगा वो ऐसा है। ये जो है आपका 3s का ऑर्बिटल पिक्चर आएगा, 3s का आपका ऑर्बिटल पिक्चर बोल रहा है, 3s का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। बात अगर हम p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल की करें, 3p का ऐसा आएगा। थ्री का ऐसा है, थोड़ा मैक्सिमम ऊपर जाएगा और पीछे आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं 3d ऑर्बिटल का, 3d ऑर्बिटल का ऐसा है। सब इसी तरह से शिफ्ट करेगा ऐसा। तो ये हमारा जो है कुछ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ 3s 3p 3d का हमने प्लॉट किया। अब देखिए, इसी कर्व के आधार पे हम बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसका कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। जैसे कि पहला पॉइंट हम डिफाइन करने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस RMPD,
सबसे पहला पॉइंट डिफाइन करने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होता है द वैल्यू ऑफ आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। समझना है, द वैल्यू ऑफ आर एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे सिंपली द वैल्यू ऑफ आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, at which probability of finding electron is maximum is called most probable distance, is called most probable distance. The value of r from nucleus at which probability of finding electron is maximum is called most probable distance. जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि most probable distance 3s का यहां पर है, 3p की अगर हम बात करें तो हम इसी कलर से कर देते हैं, तो हम कलर से कर ही देते हैं, 3p का यहां पे है। और अगर हम बात करें 3d का तो 3d का मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस कहां पे है, यहां पर है। तो इस कर्व से आपको साफ दिख रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस जहां पर RMPD जो है वो सबसे ज्यादा है 3s का, उसके बाद है 3p का, उसके बाद है 3d का। सबसे कम आप देखोगे जो रेड वाला कर्व है वो 3d के लिए है और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहां पर है, 3p का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहां पर है, 3s का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहां पे है। तो देखो r डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किसके लिए है, 3s के लिए, उसके बाद 3p के लिए और सबसे कम है 3d के लिए। तो इन जनरल अगर हम लिखना चाहें ऑर्डर ऑफ RMPD, ऑर्डर ऑफ RMPD अगर हम लिखना चाहें तो सबसे ज्यादा होगा ns का, उसके बाद np का, उसके बाद nd का और सबसे कम होगा nf ऑर्बिटल का। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अगर हम प्लॉट करना चाहें तो। ठीक है, तो ये पहला टर्म है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। ठीक है, आगे हम अगला बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग आपको बताते हैं एवरेज डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट है एवरेज डिस्टेंस। जब भी हम आपको एवरेज या मीन डिस्टेंस जो भी कहोगे, जब भी हम आपको डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बोलते हैं कि कौन ज्यादा दूरी पे है जी बताओ, तो आपको बोला जाता है एवरेज डिस्टेंस, ना कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस सबसे ज्यादा 3s का है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस सबसे ज्यादा 3s का, इन जनरल ns का होगा, सबसे कम nf का होगा। लेकिन एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग। एवरेज डिस्टेंस होता है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल डिस्टेंस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज फाउंड। जहां भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उन सबका एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ all distance, average value of all distance at which probability of finding electron is found, probability of finding electron is found is called average distance। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, average value of all distance at which probability of finding electron is found is called average distance। ठीक है, अगर हम from above curve देखना चाहें, above curve से order of R average देखना चाहें, तो थोड़ा सा आपको यहां देखिए समझना पड़ेगा। देखिए 3s ऑर्बिटल को देखिए, ब्लैक वाला लाइन 3s ऑर्बिटल को यहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके साथ साथ 3s ऑर्बिटल को यहां भी कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है सिग्निफिकेंट, और यहां भी कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। जो हम मैक्सिमा को ही काउंट कर रहे हैं, वैसे तो प्रोबेबिलिटी हर जगह कुछ ना कुछ है, जहां टच कर रहा है को वहीं पे 0 है,
लेकिन मैक्सिमम वही काउंट करके देखते हैं 3s का यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो अगर हम इन तीनों का, इसका और इसका एवरेज लें तो मैक्सिमम मतलब जो एवरेज डिस्टेंस होगा 3s का वो यहां पे आ जाएगा। गौर कीजिए। अगर हम बात 3p का करें, 3p का यहां भी और यहां भी, तो इसका और इसका अगर हम एवरेज लें तो 3p का यहां पे आ जाएंगे। ठीक है। अगर हम एवरेज की बात करें तो आर एवरेज 3s का यहां हो जाएगा, आर एवरेज 3p का यहां हो जाएगा और आर एवरेज 3d का यहीं पे रहेगा, क्योंकि उसका कुछ इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एवरेज जो होगा उल्टा हो जाएगा, 3s का सबसे कम और 3d का सबसे ज्यादा। बात समझ आ रहा है? चूंकि 3s को प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक भी कुछ ना कुछ है, तो अगर हम इन सभी वैल्यू का एवरेज लेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 3s का सबसे कम हो जाएगा। इसलिए इन जनरल अगर हम लिखना चाहें ऑर्डर ऑफ अगर हम आर एवरेज लिखना चाहें तो सबसे कम ns का, उसके बाद np का, उसके बाद nd का, उसके बाद nf का। तो इस तरह से आपका एवरेज डिस्टेंस होता है अलग अलग ऑर्बिटल का। और जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हो किसी ऑर्बिटल का तो एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं, मोस्ट प्योर डिस्टेंस की बात नहीं करते। जब आपको लिखा रहेगा मोस्ट प्योर डिस्टेंस तभी आप उसको मोस्ट प्योर डिस्टेंस मानोगे, वरना आप एवरेज डिस्टेंस मीन डिस्टेंस मानोगे। ठीक है। सारा प्रॉपर्टी जैसे कि एनर्जी वगैरह तो इसी पे डिपेंड करता है। आप जानते हो कि एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल टू -1/r होता है। तो इसलिए रेडियस अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। माइनस साइन है भाई, तो अगर ऐसा रहता तो कम होता, लेकिन माइनस साइन होने का कारण रेडियस ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा। तो रेडियस अगर ज्यादा है मतलब NF का एनर्जी ज्यादा होगा। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सोच रहे हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। आपको बताया गया है। हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बस इसके आगे पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट एक है पेंट्रेशन इफेक्ट। तीसरा पॉइंट हम लोग एक डिफाइन करेंगे यहां पर, पेंट्रेशन इफेक्ट। पेंट्रेशन इफेक्ट क्या है? देखिए, एक आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को पेंट्रेट करके न्यूक्लियस के नजदीक लाई करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को पेंट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पे, अगर हम मोस्ट फेवरेबल डिस्टेंस की बात करें तो 3d अंदर है, 3s बाहर है, लेकिन 3s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को 3d और 3p को पेंट्रेट करके न्यूक्लियस के नजदीक भी लाई करने का कुछ टेंडेंसी है, और इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि 3s का पेंट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है। दिख रहा है ना? 3s ऑर्बिटल यहां पर जो है मैक्सिमम टाइम वो कुछ हद तक न्यूक्लियस के नजदीक भी लाई कर रहा है। एक मैक्सिमम यहां भी है ब्लैक वाले का, मतलब 3s वाले का। इसका मतलब है कि 3s का पेंट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन to penetrate inner orbital electron and occupy the space near the nucleus is called penetration power। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेंट्रेशन पावर कहते हैं। किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का एबिलिटी इनर ऑर्बिटल को पेंट्रेट करके न्यूक्लियस के नजदीक लाई करने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेंट्रेशन पावर कहते हैं। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ पेंट्रेशन पावर लिखना चाहें तो, और इसी के कारण जो इफेक्ट होता है उसी को पेंट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। तो आपको कर्व से दिख रहा होगा 3s का सबसे ज्यादा, 3p का सबसे कम, 3d का और कम। अगर इन जनरल अगर हम लिखना चाहें ऑर्डर ऑफ पेंट्रेशन पावर, तो ऑर्डर ऑफ पेंट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा ns ऑर्बिटल का, उसके बाद np, उसके बाद nd और सबसे कम nf ऑर्बिटल का पेंट्रेशन पावर सबसे कम होगा।
अब अगला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगला पॉइंट एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का हो या शील्डिंग इफेक्ट का हो, एक ही चीज है। तो पढ़ने जा रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करके आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कम दिखाई देने का प्रॉपर्टी। पॉइंट यह है कि इनर ऑर्बिटल न्यूक्लियस को शील्ड करता है। शील्ड करना मतलब घेर लेता है, छेक लेता है, जिसके कारण से आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होता है। इसी को कहते हैं शील्डिंग पावर। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू शील्ड nucleus due to which outer orbital electron experience less nuclear charge is called shielding power, is called shielding power। शील्डिंग पावर जो होता है किसी के लिए भी शील्डिंग पावर समझ में आया? जो न्यूक्लियस है उसको छेक लेने के कारण बाहरी ऑर्बिटल को कम न्यूक्लियर चार्ज दिखाई देता है। जैसे कि 10+ है मान लो न्यूक्लियर पे चार्ज और अंदर में इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा इन ऑर्बिटल में, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को कम न्यूक्लियर चार्ज दिखाई देगा और कम न्यूक्लियर चार्ज दिखाई देने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन को कम न्यूक्लियर चार्ज दिखाई देगा और कम न्यूक्लियर चार्ज दिखाई देने के कारण जो मतलब कम न्यूक्लियर चार्ज दिखाई देने का कारण क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट बाय इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो शील्डिंग पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, मतलब पेंट्रेशन पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक हो जाएगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा शील्ड करेगा न्यूक्लियस को। सिंपल सा बात है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एनी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा शील्ड करेगा न्यूक्लियस को। इसलिए शील्डिंग पावर का अगर हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग पावर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा 3s का, उसके बाद 3p का, उसके बाद 3d का। इन जनरल लिखना चाहो तो ns का, np का, nd का और nf का। तो nd और nf ऑर्बिटल जैसा कि दिख रहा होगा आर पुअर शील्डर। इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होता है पुअर शील्डर होता है। इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हो। फर्दर अगर हम दो ऑर्बिटल मान लो हम कहते हैं 3d ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल में कौन ज्यादा शील्ड करेगा? जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, तो न्यूक्लियस के नजदीक ये होगा। तो अगर आपको किसी भी nth ऑर्बिटल की बात की जाए और n+1th ऑर्बिटल की बात की जाए तो शील्डिंग पावर nth ऑर्बिटल का ज्यादा होगा। ये अंडरस्टूड है। हमने सिंपली यही कहा कि शील्डिंग पावर तब ज्यादा होगा जब पेंट्रेशन पावर ज्यादा होगा, बिकॉज पेंट्रेशन पावर ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के नजदीक लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के नजदीक लाई करेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए वो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के नजदीक देखना होता है। आप उसको पेंट्रेशन पावर से देखो या सिंपली n वैल्यू से देख लो। ठीक है, सेम अगर ऑर्बिट की बात की जाए, सेम ऑर्बिट में ऑर्बिटल की बात की जाए तो पेंट्रेशन पावर से देखेंगे। अलग अलग ऑर्बिट की बात की जाए तो जो इनर ऑर्बिट होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। और लास्ट पॉइंट जो हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस चीज का भी आप बहुत ज्यादा यूज करोगे और एक्चुअल में ये शील्डिंग इफेक्ट से ही रिलेटेड है। एक्चुअल में ये शील्डिंग इफेक्ट से ही रिलेटेड है।
देखिए, जब इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सील्ड करता है न्यूक्लियस को, तो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है उसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय, एक्चुअल लिखना लिखते हैं, द न्यूक्लियर चार्ज experienced by outer orbital electrons is less than actual nuclear charge. Actual nuclear charge due to shielding effect या screening effect। ठीक है, तो जो द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसी को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड से कम होगा, जेड माइनस सिग्मा लिखा जाता है, वेयर सिग्मा को कहा जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट कहा जाता है। जेड इफेक्टिव जो होगा क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा होगा। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है और एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें डिफरेंस होता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही सारा कुछ हम लोग को जानना है था क्वांटम मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट और बचता है। हम पहला चीज बताएंगे, हमने जो भी पढ़ा है सारा कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ा है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर हम SI = ESI को सॉल्व करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पहला चीज ये, जो बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, हम लोग को बहुत कम पढ़ना है। And then after we will study about electronic configuration of atom.